तो हमने क्या किया अभी तक? व्हाट डिड वी डू? वी वर डूइंग फाइटर एंड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है, वील कम टू दिस, बट बिफोर दैट देखो, दीज आर व्हाट, ये आपके मिसाइल सिस्टम है, वेपन सिस्टम है, ठीक है। हम लोग एयर डिफेंस के लिए कई सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आप सभी को पता है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, AEWCS, दिस इज एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये क्या करता है? व्हाट डज इट डू? इट बेसिकली हम ये पहले से ट्रैक कर देता है, बताता है, इट्स लाइक अ रडार ओनली, जो हमको बताता है कि अगर कोई हमारे तरफ अटैक कर रहा है, कोई हमारे तरफ किसी ने रडार लॉन्च करी है, सॉरी मिसाइल लॉन्च करी है, कोई क्रूज मिसाइल लॉन्च करी है, तो ये हमको एक तरह से पहले ही बता देता है, वार्निंग दे देता है अबाउट सम एयरबॉर्न थिंग। कोई हवा में कोई चीज़ हमारे तरफ आ रही है तो वो उसको पहले ही रडार इसका डिटेक्ट कर लेता है, हमको इन्फॉर्म करता है। तो ये इस तरह के सिस्टम है। तो ये हम लोगों ने बहुत सारी कंट्रीज से लिए, इनफैक्ट हमने खुद अपना भी डेवलप किया है इंडिजिनसली, वो हम आगे पढ़ेंगे कौन से हैं। अब जैसे ये मिसाइल है पेचोरा मिसाइल, तो देखो ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ठीक है, जो कि डिटेक्ट कर देता है काफ़ी सारे थ्रेट्स को। उसके बाद जो अभी मैंने आपको पेचोरा मिसाइल बताया, ये सर्फेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। मैक 3.5, देखो मैक क्या होता है? व्हाट इज मैक? मैक इज बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड। सो इफ अ पर्टिकुलर मिसाइल, अगर कोई एक मिसाइल मान लो 0.8 मैक की स्पीड से चल रही है, सो इट्स वेरी मच इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड। बट अगर मान लो कोई 2 मैक से चल रही है, 3 मैक से चल रही है, तो दिस इज 2 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे मिसाइल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड में चलते हैं, जो कि स्पीड ऑफ साउंड से हम उनको एक तरह से कंपेयर करते हैं, तो उनको हम मैक ही बोलते हैं। तो बेसिकली 2 मैक 3 मैक स्पीड होती है। तो जो ये S-125 पेचोरा है, इट्स बेसिकली 3.5 मैक का बेसिकली मिसाइल है, जो कि सोवियत के द्वारा डेवलप किया गया है। देखो अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि ये कुछ एक वेपन सिस्टम्स हैं जो हमारे पास हैं, जो हमने बाहर की कंट्री से लिए हुए हैं। आगे मैं आपको करंट अफेयर्स में बताऊंगी कि कौन कौन से मिसाइल्स पिछले 1 साल में हमने डेवलप करे हैं, उनमें कोई नया एडवांस वेरिएंट हमने उसका खरीदा है, कोई नई टेक्नोलॉजी उसमें ऐड करी, तो हम पढ़ेंगे। पर अभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास किस टाइप के सिस्टम है। जैसे ये CS नेट्रा है, ये भी आपका एयरबोर्न सिस्टम को लेके वार्निंग देता है, ठीक है। सेम जो है आपका एवैक की तरह ही है। ये हमने DRDO ने इंडिजिनसली इसको डेवलप करा है। आपने इग्ला एस के बारे में सुना होगी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज इग्ला एस? इग्ला एस जो है ये भी एक पोर्टेबल एयर डिफेंस है, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह इसको लेके जा सकते हो बड़े आराम से, शोल्डर के थ्रू। बेसिकली अपने हाथ से इसको ऐसे लेके जा सकते हो, हाथ से ही आप इसको लॉन्च कर सकते हो। इट्स दैट टाइप ऑफ अ मिसाइल इग्ला एस। ये भी हम लोगों ने जो है रशिया से लिया हुआ है। और आप इससे क्या कर सकते हो, छोटे जो मान लो हेलीकॉप्टर कोई लो ऑल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहा है, या कोई एयरक्राफ्ट लो ऑल्टीट्यूड में, छोटा कोई एयरक्राफ्ट लो ऑल्टीट्यूड में, कोई ड्रोन है, आप उसको शूट कर सकते हो। उसके लिए हम यूज़ करते हैं इग्ला एस को। स्पाइडर जो है हमने इसराइल से लिया हुआ है। दिस इज ऑल्सो बेसिकली एक तरह का मिसाइल है जो 360 डिग्री घूमता है। 360 डिग्री अपने आप घूम करके, अगर मान लो कहीं साइड से अटैक आ रहा है, कोई कुछ मिसाइल आ रही है, तो 360 डिग्री ये क्विकली जो है मूव करते करते उसको शूट कर सकता है। इसको बोलता है स्पाइडर, ठीक है। इट्स ऑल्सो एयर डिफेंस सिस्टम विच इज बेसिकली बिल्ड बाय इसराइल। देन वी हैव आकाश मिसाइल। नाउ हमारे पास पृथ्वी मिसाइल है, नाग है, त्रिशूल है, अग्नि है, आकाश है। तो ये अभी मैं आपको अगला बताऊंगी आगे, तब आपको ये समझ आएगा। अभी इसके हम यहीं पर रहने देंगे। देखो ये है आपका S-125 पेचोरा, ये हो गया आपका इग्ला एस, मैंने आपको बताया था शोल्डर पे लेके आप इसको घूम सकते हैं। ये आपका हो गया हमारा आकाश मिसाइल, ये हम ही ने बनाया है। फिर ये हो गया भाई स्पाइडर, ये जो है ना ये 360 डिग्री घूम सकता है, समझ आया? 360 डिग्री घूम सकता है, तो दैट्स दैट। देन नाउ अब आ जाओ, अब आपको समझ आएगा जो भी हम ऊपर पढ़ रहे हैं उसके बारे में, अब आपको समझ आएगा, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इट फ्रॉम द बेसिक्स। मिसाइल क्या होता है? सबको पता है मिसाइल क्या होता है? क्या होता है? एक अनमैन्ड ही होता है। अनमैन्ड टारगेट गाइडेड वेपन सिस्टम है जो अपने साथ बॉम्ब, एक्सप्लोजिव, वॉरहेड्स को कैरी करता है और एक टारगेट पे जाके वो हिट करता है। दैट इज अ मिसाइल, ठीक है। एक मिसाइल हम इसी को कहते हैं। मिसाइल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम 2 प्रकार के मिसाइल के टाइप्स को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन, कि जब आप उसको लॉन्च करते हो तो वो किस तरह से जाता है। कुछ मिसाइल्स होते हैं जो हाई ऑल्टीट्यूड तक जाता है, फिर उसके बाद वो नीचे गिरता है, यानी पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन बनाता हुआ, पैराबोलिक मोशन बनाता हुआ वो नीचे गिरता है। लेकिन फिर वही चीज़ है कि ये फिर आप एक मोस्टली फिक्स्ड टारगेट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। लेकिन फिर आपको कुछ ऐसे मिसाइल्स भी चाहिए होते हैं जो एक मोबाइल टारगेट को फॉलो करने के लिए चाहिए, कि एक टारगेट है वो हमारा मूव कर रहा है, तो मूव करने के लिए उसके पीछे भागना पड़ेगा ना। तो दैट कांट बी अ पैराबोलिक मोशन, क्योंकि वो तो फिक्स है, वहाँ से छोड़ा तो वहीं गिरेगा, कैलकुलेट कर सकते हो तुम लिटरली फॉर्मूला लगा के, ठीक है। बट हमें एक ऐसा मिसाइल भी चाहिए जो
फॉलो कर सकता है। हिट एंड बेसिकली फायर एंड फॉरगेट है, फायर कर दो भूल जाओ, वो टारगेट उसको एक बार आपने लॉक कर दिया तो वो लॉक हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के मिसाइल्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन 2 टाइप के मिसाइल्स होते हैं, बैलिस्टिक एंड क्रूज। जो मैंने अभी आपको एक प्रोजेक्टाइल मोशन वाला मिसाइल बताया कि जब आप उसको लॉन्च करते हो तो बैलिस्टिक मिसाइल्स वो मिसाइल होते हैं जो अर्थ के बहुत ऊपर ऑल्टीट्यूड्स तक ट्रैवल करता है, बेसिकली अर्थ के लोअर ऑर्बिट तक जाता है। एक पोजीशन पे पहुंचने के बाद वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे आता है और टारगेट पे गिरता है। दैट इज़ योर बैलिस्टिक मिसाइल। कि वो यहाँ से अगर लॉन्च हुआ, अगर आप मिसाइल को यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ योर मान लो दिस इज़ योर अर्थ, दिस इज़ योर अर्थ। तो ये ऐसे जाएगा एंड ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आता है, दैट इज़ योर बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स की ना रेंजेस, बैलिस्टिक मिसाइल को हम रेंज के बेसिस पे 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM, ठीक है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, या फिर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल वाले बैलिस्टिक मिसाइल वो होते हैं कि तुम लिटरली 5000 किलोमीटर दूर इस मिसाइल को आप भेज सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अभी रिसेंटली हमने डेवलप करा है अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम इज ICBM कैपेबिलिटी कि यहाँ से लिटरली लॉन्च करोगे और वो शंघाई चाइना में जाके गिरेगा, इतनी उसकी कैपेबिलिटीज़ है। तो जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो इस तरह से काम करती हैं और वो काफ़ी भारी भरकम हैवी वॉरहेड्स को लेके जा सकती है। एंड ये 4 कैटेगरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस दैट इट कैन ट्रैवल। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 300 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक जाती है। मीडियम जो है वो 1000 से 3500 टू 5500 एंड 5500 प्लस इज़ योर ICBM। बैलिस्टिक मिसाइल समझ आया? तो बैलिस्टिक मिसाइल को सबसे पहले बनाया किसने था? नाजी जर्मनी ने, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था और कहाँ यूज़ किया गया था? इट वॉज मेड बाय नाजी जर्मनी, ठीक है। रॉकेट साइंटिस्ट का नाम था वेरहन वॉन ब्राउन, ये इन्होंने बनाया था। और सबसे पहला बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या था? V2, A4 या V2 भी बोलते हैं इसको, एक ही नाम है, ठीक है। बेसिकली 2 डिफरेंट नेम्स बट इट्स द सेम मिसाइल। इट्स अ बैलिस्टिक मिसाइल मेड बाय नाजी जर्मनी, यूज्ड अगेंस्ट फ्रांस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। समझ आ गया सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल किसने बनाया? नाउ जो क्रूज मिसाइल होता है ना, क्रूज मिसाइल सरफेस टारगेट्स के लिए होता है, वो ज़्यादातर जो है शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए होता है या बहुत ही प्रिसीजन अटैक के लिए होता है या फिर मोबाइल टारगेट्स को फॉलो करने के लिए होता है क्रूज मिसाइल। जो क्रूज मिसाइल है वो इस तरह से जाके नहीं गिरता कि वो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे नहीं जाता है, वो नॉर्मल सरफेस टू सरफेस है। तो आपने सरफेस से लॉन्च किया तो वो एकदम अर्थ के पैरेलल या मैक्स टू मैक्स कितना 50-60 किलोमीटर ऊपर तक जा सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं जा सकता। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो अर्थ के लोअर ऑर्बिट तक जाता है, लिजिट वो स्पेस से थोड़ा सा नीचे तक जाता है फिर नीचे गिरता है, ठीक है। तो क्रूज मिसाइल्स इस तरह से ऑपरेट करते हैं। एंड क्रूज मिसाइल को एक बार आपने लॉक कर दिया तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एस्केप है एंड मोबाइल टारगेट्स को फॉलो करता है। जेट इंजन्स लगे होते हैं इनमें, जेट जो है वो प्रोपेल करता रहता है, वो ऐसे टारगेट के पीछे जाता है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 ही इसका भी सबसे पहले आविष्कार किया गया था जर्मनी के द्वारा। सो दोनों बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल जो है जर्मनी ने ही बनाया है। बैलिस्टिक वाले को V2 बोलते हैं, क्रूज वाले को V1 बोलते हैं। डू यू अंडरस्टैंड क्रूज मिसाइल्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल? नाउ जो क्रूज मिसाइल है उसको हम लोग स्पीड के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन डिवाइड द क्रूज मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। सो वी हैव सबसोनिक क्रूज मिसाइल। सबसोनिक मतलब भाई जो स्पीड साउंड के स्पीड में ट्रैवल करता है, 0.8 मैक या फिर स्पीड साउंड के स्पीड के उस स्पीड पे ये बेसिकली जाता है, दैट इज योर सबसोनिक, इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। देन यू हैव सुपरसोनिक, 2 to 3 मैक, 2 to 3 टाइम्स मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, जैसे कि आपका ब्रह्मोस मिसाइल हो गया। तो ब्रह्मोस मिसाइल इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल ऐसे नहीं जाता कभी भी, इट्स अ क्रूज मिसाइल, सरफेस टू सरफेस जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो इट्स 2 to 3 मैक है। देन वी हैव हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक मिसाइल्स आर बेसिकली द वंस जो कि 5 मैक के स्पीड पे चलते हैं, ठीक है। जैसे कि नया ब्रह्मोस जो हम बना रहे हैं, अभी हमारा ये बना नहीं है बट हम बना रहे हैं ब्रह्मोस 2, जिसका स्पीड हम मान के चल रहे हैं कि 5 मैक तक होगा। डू यू अंडरस्टैंड क्रूज मिसाइल? नाउ अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें मैंने बताया कि हमने इस कंट्री से लिया, उस कंट्री से लिया। तो 1980s में हम लोग को ये थॉट आया, इंडिया रियलाइज कि इट्स हाई टाइम वी नीड टू हैव आवर ओन मिसाइल्स। हमें अपने मिसाइल्स खुद बनाने पड़ेंगे, कब तक हम बाहर से खरीदते रहेंगे। सो जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है, जो कि हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, वो एक प्रोजेक्ट लेकर आते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो ये प्रोग्राम लेकर आते हैं 1980s में।
और इसके अंडर वो कहते हैं कि हम 5 प्रकार के मिसाइल्स बनाएंगे, जो हम ही बनाएंगे, हम खुद बनाएंगे इसको, इंडिजिनसली डेवलप होगा। सो ये जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है 1983 में आता है और 2012 में हमने इसको बना के कंप्लीट कर लिया है। इवन दो इस मिसाइल के वेरिएंट्स अभी भी बन रहे हैं, नए नए बन रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन, प्राइम, ये वो, अग्नि 6, अग्नि प्राइम, नेक्स्ट जनरेशन अभी भी बन रहे हैं। पर ये प्रोजेक्ट का एक गोल था कि हमें 5 टाइप के मिसाइल्स बनाने, वो हम बना चुके हैं, 2012 में ही कंप्लीट हो गया था। So this integrated guided missile development program was launched under APJ Abdul Kalam and we wanted to basically achieve self-reliance. तो ये कौन कौन से 5 मिसाइल्स थे जो हमने बनाए? सबसे पहले तो पृथ्वी मिसाइल, 5 मिसाइल है, ठीक है। पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश एंड अग्नि, यही 5 है, ठीक है। सबसे पहले हम पृथ्वी की बात करेंगे। जो पृथ्वी है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसके कई सारे वेरिएंट्स हैं। पृथ्वी 1, 2 एंड 3, ठीक है। पृथ्वी 1, 2 एंड 3, इन तीनों में फ़र्क कैसे होगा? जो पृथ्वी 1 है वो 150 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। 150 तो बहुत कम है यार, यहाँ से लाइक कितना, पंजाब भी नहीं पहुँचोगे 150 में, उतना ही होगा। पंजाब कितना दूर है यहाँ से, कितना किलोमीटर दूर है? हाँ 300 ना, तो पंजाब भी नहीं पहुँचोगे आप। तो ये पृथ्वी 1 बेचारा तो खैर नहीं है, अपने साथ 1000 kg पेलोड लेके जा सकते हैं। 1000 kg पेलोड क्या होता है? व्हाट इज़ द पेलोड? हाँ, बेसिकली नॉट एग्जैक्टली, इट्स नॉट यूज इन एयरक्राफ्ट्स, दिस वर्ड इज़ यूज फॉर दी सैटेलाइट्स एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज़। आप देखते हो जब भी हम लोग स्पेस में कोई भी स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं तो एक जो स्पेस क्राफ्ट जो हम भेजते हैं ना, उसमें कई सारे पेलोड्स होते हैं। पेलोड्स मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स विद डिफरेंट फंक्शंस। जैसे एक आपका रॉकेट लॉन्चर है, एक जो है उसके ऊपर आप देखोगे कि जैसे मान लो विक्रम, हमारा चंद्रयान 3 था, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, तो आपको पता है जो चंद्रयान 2, 3 में जो भी हमने भेजा स्पेस शटल, उसमें से एक को लैंड करना था जिसको हम लैंडर बोल रहे हैं, फिर उसके बाद वो चलेगा जिसको हम रोवर बोल रहे हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी है जो कि फोटोज़ खींचेंगे मून के, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो सॉइल के सैंपल कलेक्ट करेंगे। तो दीज आर डिफरेंट पेलोड्स विद डिफरेंट फंक्शंस। डू यू अंडरस्टैंड? एंड अ पेलोड कैन ऑल्सो बी अ बॉम्ब ऑल्सो, एक्सप्लोजिव ऑल्सो, वो भी तो लेके जाते हैं। मिसाइल्स हो गया, तो बेसिकली जो मिसाइल पृथ्वी है वो अपने साथ 1000 kg का पेलोड लेके जा सकता है, ठीक है। और ये 150 किलोमीटर ट्रैवल करता है। पृथ्वी 2 इससे थोड़ा सा और लंबा जा सकता है, दैट इज़ 350, पर वही है पेलोड की जो कैपेसिटी वो रिड्यूस हो रही है, 350, 750 kg। देन तीसरा जो पृथ्वी मिसाइल है सबसे लंबा जा सकता है ये 750 किलोमीटर। लेकिन जो तीसरा पृथ्वी मिसाइल है ना हमारा, इसके ना बेसिकली 2 वेरिएंट्स हैं। पृथ्वी 3 के 2 वेरिएंट्स हैं। एक का नाम है धनुष, जो कि नेवी इस्तेमाल करती है, यानी धनुष मिसाइल जो नेवी इस्तेमाल करती है ना, जब शिप्स बेसिकली ट्रैवल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट कैरियर है, आपको पता चलता फिरता रनवे जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो बहुत ही भारी शिप्स होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर रनवे बना होता है जिससे हमारे नेवी के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो टेक ऑफ करते हैं, लैंड करते हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर जब भी ट्रैवल करता है ना, अपने साथ डिस्ट्रॉयर्स को लेके चलता है, अपने साथ एस्कॉर्ट्स को लेके चलता है, जो वो छोटे छोटे शिप्स होते हैं ना, जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, गार्ड करते हैं। क्योंकि यार इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक वेसल। कोई एनिमी कंट्री क्या करेगा, उस रनवे के ऊपर कुछ मिसाइल अगर फेंक दिया तो फिर पूरा ही बर्बाद हो जाएगा, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं फिर जब तक उसको हम रिपेयर नहीं करेंगे। सो क्या है ना, जब भी वो चलता है उसके साथ एस्कॉर्ट्स चलते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो बेसिकली नेवी भी कई सारे छोटे छोटे मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो ज़्यादा लंबा तो नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, बट छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए, शिप टू शिप बैटल के लिए, ठीक है। सो बेसिकली वी हैव पृथ्वी 3 मिसाइल, जिसके 2 वेरिएंट्स हैं। धनुष जो है आपका नेवी के पास है, और सागरिका जो कि सबमरीन इस्तेमाल करती है। सबमरीन्स भी तो है हमारे पास, सबमरीन भी तो मिसाइल लॉन्च करते हैं। आपने कई बार मूवी में देखा होगा कि सबमरीन ने मिसाइल लॉन्च कर दिया, वो आ रही है बस आने वाली है। कई बार देखा होगा ना, टाइम टिक हो रहा होता है। तो यही है। तो ये पृथ्वी मिसाइल था हमारा, बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। पहला समझ आ गया। लेट्स मूव ऑन टू त्रिशूल। नाउ त्रिशूल मिसाइल जो है वो बैलिस्टिक भी नहीं है, क्रूज भी नहीं है, दोनों टाइप की क्वालिटी इसके अंदर है। तो त्रिशूल मिसाइल है सरफेस टू एयर है, यानी आप सरफेस से लॉन्च करोगे ऊपर, ठीक है, ऊपर किसी एयरक्राफ्ट को, किसी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल करोगे, तो ये आपका सरफेस टू एयर है। शॉर्ट रेंज है, काफ़ी छोटा है, ये सिर्फ नेवी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। त्रिशूल जो है वो सिर्फ नेवी के द्वारा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे रेंजेस के लिए चाहिए होता है, ठीक है। 12 किलोमीटर मैक्सिमम, ये सिर्फ 12 किलोमीटर जा सकता है मैक्सिमम त्रिशूल, ठीक है। ओके, तो ये था आपका त्रिशूल सिर्फ 12 किलोमीटर जा सकता है और सिर्फ 5 kg बेचारा वारहेड कैरी कर सकता है। एंड ना ही ये बैलिस्टिक है, ना ही ये क्रूज है। क्रूज वाली हरकतें भी नहीं है, बैलिस्टिक वाली हरकतें भी नहीं है, ऐसी है बीच का। तो त्रिशूल समझ आया, त्रिशूल शॉर्ट डिस्टेंस एंड वेरी स्मॉल, यूज बाय द नेवी। नेक्स्ट वी हैव आकाश मिसाइल्स, ठीक है। आकाश मिसाइल जो है सरफेस टू एयर है, मीडियम रेंज है, थोड़ा लंबा ट्रैवल करता है, ठीक है। सरफेस टू एयर है, 18 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक जा सकता है, ठीक है। 18 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड कितना होता है भाई? हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर्स पढ़े होंगे आपने, देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे पहले क्या आता है?
ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर, बीच में फिर आयोनोस्फेयर भी आता है ना। ओके, तो बेसिकली ये जो आपका आकाश मिसाइल है 18 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है, मार्क 2.5 की इसकी स्पीड है, एंड दोनों कैपेबिलिटीज़ हैं। बैलिस्टिक, क्योंकि देखो बैलिस्टिक भी ऊपर जाता है, ये भी थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, इवन तो लोअर ऑर्बिट तक नहीं जा रहा बट थोड़ा बहुत ये जा रहा है, एंड उसके बाद क्रूज की कैपेबिलिटीज़ भी है इसमें। सो आकाश मिसाइल समझ आ गया आप लोग को। नाग मिसाइल, जो नाग मिसाइल्स हैं ये टैंक इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है, टैंक्स, एंटी टैंक, फायर एंड फॉरगेट, ठीक है। पर क्योंकि ये टैंक्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है तो इनकी रेंज उतनी नहीं है, मुश्किल से 400-500 मीटर यहाँ से रामफल चौक के एंड तक, तो ये 400-500 मीटर तक ही जाता है, ठीक है, नाग मिसाइल। अब ये नाग मिसाइल है, इसको लॉन्च कौन करता है? जो बेसिकली टैंक्स होते हैं ना, टैंक्स में ही नाग मिसाइल को लॉन्च करने का अपना एक पर्सनल कैरियर होता है, जो एक बारी में 6 मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। नाग मिसाइल 6 को कैरी कर सकता है, एंड फिर वो फिर उसके बाद वो उसको बेसिकली लॉन्च करता है। नाग मिसाइल्स की जो कैपेबिलिटी, बेसिकली जो ये कैरियर है ना, जो ये अपना चलता फिरता अपना पूरा ये जो कैरियर है जिसमें नाग मिसाइल को हम फिट करते हैं और वही नाग मिसाइल्स को लॉन्च करता है, वो बेसिकली एम्फीबियस उसकी कैपेबिलिटी है। यानी कि एक टैंक अगर पानी से होता हुआ भी जा रहा है, हल्का हल्का पानी से होता जा रहा है, या रात को भी जा रहा है, तो भी प्रिसीजन अटैक्स देगा, वो प्रिसीजन स्ट्राइक्स देगा। समझ आ रहा है? सो जो हमारी नमिका है, नमिका क्या है? नाग मिसाइल्स कैरियर, जो कि एक बार में 6 मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। ये आपका एम्फीबियस इसकी कैपेबिलिटी है, एंड नाइट में भी अटैक्स इसके काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि वो इंफ्रारेड रेज इसके अंदर वो डिवाइसेस है, टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से नाइट विजन भी इसकी काफ़ी क्लियर है, तो ये प्रिसीजन अटैक्स देता है, ठीक है। दैट इज़ योर नाग मिसाइल। नाउ ये सेम जो नाग मिसाइल है इसको हम हेलीकॉप्टर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हेलीकॉप्टर में जो हम नाग मिसाइल को इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं हेलिना। हेलीकॉप्टर वर्जन ऑफ नाग इज हेलिना। डू यू अंडरस्टैंड? देन नाग मिसाइल को हम किसी, तो वही है कि नाग मिसाइल को हम किसी हेलीकॉप्टर में भी लेके जा सकते हैं, किसी व्हीकल में भी लेके जा सकते हैं, कहीं पे भी हम इसको लेके जा सकते हैं। शिप्स पे नहीं लेके जा सकते ऑब्वियसली, बट वी कैन माउंट इट ऑन एन इन्फेंट्री व्हीकल और हेलीकॉप्टर, ठीक है। ऑलराइट, ये हो गया आपके नाग। 4 पढ़ लिए हम लोगों ने, जल्दी बस कौन कौन से थे? पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश, ठीक है। अब हम आते हैं अग्नि पे, जो कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ अग्नि, क्योंकि अग्नि ने हमको बहुत प्राउड फील कराया है, क्योंकि अग्नि जो है ICBM कैपेबिलिटीज़ रखता है, एंड अग्नि अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा, मतलब चल रहा है और अभी और आ रहे हैं। अग्नि जो है सरफेस टू सरफेस है, बैलिस्टिक है, ठीक है। बैलिस्टिक है तो आपको पता चल गया, एक पैराबोलिक मोशन फॉलो करेगा ये, एंड ये अपने साथ न्यूक्लियर बॉम्ब को भी लेके जा सकता है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है इसकी, और बाकी के कन्वेंशनल पेलोड्स, बाकी के छोटे मोटे बॉम्ब्स भी लेके जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अग्नि के ना हमारे पास कितने 6 वेरिएंट्स हैं, ठीक है। अग्नि के हमारे पास 6 वेरिएंट्स हैं, 6 हमारे पास हैं, अभी और भी हैं जो चल रहे हैं, ट्रायल्स पे हैं, लेकिन वी हैव 6 विच आर करंटली ऑपरेशनल। इफ यू टॉक अबाउट अग्नि 1, सबसे छोटा है, सबसे पूरे फैमिली का सबसे छोटा बच्चा है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ 1200 किलोमीटर तक जाता है, इवन तो 1200 किलोमीटर भी बहुत होता है, लाइक, ठीक है। देन वी हैव अग्नि 2, मीडियम रेंज है, 2000 किलोमीटर। आप देखोगे डिस्टेंस ना बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे अग्नि 1, 2, 3, 4 करोगे ना। अग्नि 2 में क्या है? 2000 किलोमीटर, पर पेलोड यहाँ पे 1000 kg है, ठीक है। देन यू हैव अग्नि 3, डिस्टेंस बढ़ गया अगैन 3500, ठीक है। अग्नि 4, 4000 किलोमीटर। अग्नि 5 यू हैव टू रिमेंबर, अग्नि 5 इज बेसिकली ICBM, वही शंघाई को अगर अटैक करना है, यहाँ से चाइना को अटैक करना है, तो शंघाई सिटी में आप दिल्ली से लॉन्च करो, वो चला जाएगा, पहुँच भी जाएगा। तो दैट इज दैट, ठीक है, शंघाई, बीजिंग, कोई भी सिटी हो। देन वी हैव अग्नि प्राइम। नाउ अग्नि प्राइम जो है, ये जितनी भी अग्नि सीरीज के बेसिकली मिसाइल्स हैं उससे सबसे ज़्यादा हल्का है अग्नि सीरीज, और ये सिर्फ 1000-2000 किलोमीटर तक जा सकता है, लेकिन ये एक न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। बेसिकली अग्नि प्राइम को हमने बहुत ही लाइट मटेरियल से बनाया है, तो ये बहुत ही हल्की है, एंड 1000-2000 किलोमीटर, वही शॉर्ट रेंज, ज़्यादा कुछ खास रेंज है नहीं, बट इसकी भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, न्यू जनरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज अग्नि 5, मोस्ट एडवांस, सॉरी अग्नि 6 मोस्ट एडवांस है, ठीक है। एंड इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम सबमरीन ऑल्सो, सबमरीन, लैंड, कहीं से भी आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। सबमरीन और लैंड से लॉन्च कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट से नहीं कर सकते, सो प्लीज़ सबमरीन एंड लैंड से हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो आपको समझ आया अग्नि सीरीज़ के बारे में। तो ये हमारे 5 मिसाइल्स है जो हमने बनाए हैं, एंड ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1983 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, और ये 2012 में कंप्लीट हुआ। 12 में कंप्लीट हुआ का मतलब है कि पाँचों के पाँचों मिसाइल्स के हमने कुछ कुछ सीरीज सारे बना लिए थे, पर ऑब्वियसली इनके वेरिएंट्स तो अभी भी बन ही रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? भाई एक चीज़ याद रखना अग्नि 6 के बारे में,
6,000 to 10,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। 6,000 to 10,000 किलोमीटर है, नॉट येट ऑपरेशनल है अभी ये इतना ऑपरेशन। ये जो इसकी 6,000 10,000 वाली जो ये रेंज की हम बात करें, ये हम लोग ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं या जिन्होंने बनाया है वो ऐसा कह रहे हैं, बट ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ऑपरेशनल येट। वी हैव नॉट फुली कमीशनड इट कि ये हमारा फाइनल है कि 6,000 10,000 किलोमीटर तक जा सकता है। वी आर ट्राइंग इट, बट वी आर सेइंग दैट इट कैन ट्रैवल टिल दैट डिस्टेंस। देखो, दीज आर मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड लेट मी टेल यू, एवरी ईयर एफकैट एग्जाम में मिलिट्री एक्सरसाइज आते ही आते हैं, ठीक है, और सीरियस एग्जाम में भी आते हैं, तो आपको याद करना है। तो ये मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ा रही, कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने इस साल किया है वो मैं नीचे डिस्कस करूँगी। बाकी जब आपको ये PDF शेयर होगा तो आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसमें इस तरह से दिया हुआ है मैंने कि कुछ एक्सरसाइज जो हम बायलेटरल करते हैं। हम मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों करते हैं, कोई बता सकता है? वाई आर वी डूइंग दिस? टू मच ऑफ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, पैसा लगा रहे हैं, किसी कंट्री के साथ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वाई आर वी डूइंग दिस? व्हाट इज ओके, वन रीजन कैन बी फ्रेंडशिप विद दैट कंट्री, हाँ, कि हम उस कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं। सो वी आर डूइंग फ्रेंडशिप, काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप शोकेस करते हैं। व्हाट एल्स? व्हाई डू वी नीड टू डू दिस? ट्रेनिंग पर्पस, यस। हम लोग उनके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। हम उनको बताते हैं, देख हमारे यहाँ पे जब नेचुरल डिजास्टर आता है तो हम ऐसा टैकल करते हैं, तुम कैसे करते हो तुम बताओ हमको। जैसे कोस्ट गार्ड वाले करते हैं तो कोस्ट गार्ड वाले बताते हैं, जैसे समुद्र में कभी ऑयल स्पिल हो गया तो क्लीनिंग कैसे करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे करते हैं, है ना। इसके अलावा वन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन आपने नहीं बताया, पावर शोकेस करना। जैसे ही चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ हमारा कुछ होने लगता है, हम बहुत बड़े मिलिट्री एक्सरसाइजेस में अपना पावर प्रोजेक्शन करते हैं। हम इनफैक्ट खुद ही अपनी आर्म फोर्सेस खुद ही आपस में बहुत सारे ड्रोन्स को ट्राई कर रही होती है, आपस में मिल करके कोई एक्सरसाइज कर रही होती है। नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, कोस्ट गार्ड मिल करके एक्सरसाइज कर रही होती है ना। तो एक तरह से वी आर ऑब्वियसली शोकेसिंग आवर बैटल रेडीनेस, वी आर शोकेसिंग दैट वी आर वेरी मच केपेबल। इट्स अ काइंड ऑफ अ डेटरेंस, काइंड ऑफ पावर प्रोजेक्शन टू आवर नेबर्स हु आर वेरी फ्रेंडली टू अस। सो वी वॉन्ट टू शो दैम, ठीक है, दैट दिस इज हाउ वी आर एंड दिस इज हाउ केपेबल वी आर, ठीक है। तो दीज आर सम फैक्टर्स। और आजकल जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं वो सिर्फ वॉर्स के ऊपर नहीं होते, क्योंकि वॉर तो अब कहाँ ही होती है, बहुत कम होते हैं कि कन्वेंशनल वॉरफेयर हो रहा है। आजकल जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसमें हम मोस्टली किस बारे में बात करते हैं? साइबर वॉरफेयर, साइबर अटैक हो रहा है तो कैसे कर रहे हैं, ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, कोई ऑयल स्पिल हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हम लोग काफ़ी ज़्यादा शेयर करते हैं। ख़त्म ही नहीं हो रहा है तो बहुत सारे हैं। नाउ अब आ जाओ करंट अफेयर्स में। यहाँ तक था स्टैटिक। यहाँ तक अगर आपको पता है, इवन तो नेवी अभी रहता है, बट अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया, खास करके एफकैट वाले बच्चे, योर स्टैटिक इज डन, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मेन शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स है वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली वुमन, स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े ईजी है, फिर बीच में आप देखोगे इसका लेवल बढ़ेगा। पहले आप देख रहे हैं कि सबसे फर्स्ट वुमन जिनको इंडक्ट किया गया था नेवल के फाइटर स्ट्रीम में, सबसे पहले नेवल, देखो नेवी में पायलट्स हैं, फीमेल पायलट्स हैं, पर पायलट अलग होता है, फाइटर पायलट अलग होता है। तो नेवी की पहली फाइटर स्ट्रीम की जो पायलट है वो कौन है? आपकी सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया, ठीक है। पहला तो ये समझ आ गया। फिर अभी बीच में एक न्यूज़ आई थी कि जो हमारी प्रेसिडेंट है उनकी जो ADC है, जो उनके पर्सनल आपने देखा होगा गार्ड्स जो उनके साथ चलते हैं, ठीक है, तो उसमें देर आर सम, यू मस्ट हैव सीन सम पीपल इन द यूनिफॉर्म, समवन इज वेयरिंग अ सफारी कोट सूट। सो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं, PSOs बोलते हैं इनको हम, ठीक है। तो एक आपका हमारे राष्ट्रपति को आर्मी से मिलता है, नेवी से मिलता है, एयरफोर्स से मिलता है, एक दिल्ली पुलिस से भी मिलता है, ठीक है। तो अगर दिल्ली पुलिस में जैसे अभी आपको पता है दिस इज असिस्टेंट कमांडेंट पूनम गुप्ता जो उनकी PSO है ना। तो नाउ शी इज़ फ्रॉम CRPF, मे बी दिल्ली पुलिस से कोई नहीं होगा, मे बी दैट्स व्हाई शी गॉट इट, सो शी वाज हर PSO। तो ऐसे बहुत सारे PSOs होते हैं आर्मी में। इसका प्रॉपर एक डेजिग्नेशन है जिसको हम ADC बोलते हैं, कि ये प्रेसिडेंट की ADC है या ये हमारी जनरल साहब की ADC है। तो पर्सनल एक तरह से असिस्टेंट आप कह सकते हो, ठीक है, फॉर्मल असिस्टेंट। तो वो हमारी पहली फीमेल ADC कौन थी जो अभी राष्ट्रपति की बनी? वो नेवी की ऑफिसर थी, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी, ठीक है। तो ये 2 नाम याद रखना, दोनों नेवी के ही हैं, फर्स्ट इन्होंने चीज़ें करी हैं, तो आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है समुद्र प्रदक्षिणा। आपने लास्ट ईयर सुना होगा सर्कम नेविगेशन के बारे में, कि हमारे नेवी के ऑफिसर्स ने क्या कहते हैं वो सेलिंग पे निकले थे और उन्होंने काफ़ी सारे ओशंस एंड सीज को क्रॉस करके सर्कम नेविगेशन किया था। तो इस साल भी एक हम लोग सर्कम नेविगेशन एक्सपीडिशन में जा रहे हैं, जिसमें तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की महिलाएं जा रही हैं एंड उनको लीड करने वाली है लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुडकर। वो इस कंटिंजेंट को लीड करने वाली हैं। और अब ये जो समुद्र प्रदक्षिणा है, ये बेसिकली सबसे पहला ऑल वुमेन
ऑल वुमन ट्राई सर्विसेज सर्कम नेविगेशन एक्सपेडिशन है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 बार इक्वेटर को क्रॉस करेंगे, 2 बार इक्वेटर को क्रॉस करेंगे एंड 3 कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केप्स को हम लोग क्रॉस करेंगे, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ हॉर्न, केप ऑफ ल्यूविन ऑस्ट्रेलिया, एक पैसेज है ड्रेक पैसेज एंड सदर्न ओशन। इन सभी चीज़ों को हम क्रॉस करेंगे, राउंड करेंगे इन 9 months। दिस इज कॉल्ड एज, और ये सर्कम नेविगेशन हम क्यों करते हैं, वाई डू वी डू दिस एंड वी आर डूइंग दिस ऑन विच वेसल, त्रिवेणी। कौन से शिप पे, कौन से वेसल पे जा रहे हैं ये लोग, त्रिवेणी, ठीक है, इंडियन नेवल वेसल त्रिवेणी में जा रहे हैं ये लोग। तो दिस इज कॉल्ड एज समुद्र प्रदक्षिणा। दिस इज बेसिकली ऑल वुमेन कंटिंजेंट, ऑल सर्विसेज हु आर गोइंग फॉर दिस सर्कम नेविगेशन। अर्थ का बेसिकली एक तरह से सेलिंग करेंगे लोग 9 months के लिए, और इन जगहों को ये लोग क्रॉस करेंगे। वाई दे आर डूइंग दिस, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस, बताओ, है क्यों कर रहे हैं भाई हम ये? वी आर डूइंग दिस बिकॉज सी व्हेन दे विल विजिट दीज प्लेसेस, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ अदर, उनके साथ पहली बात तो ये जो एक्सपीडिशन इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। दिस passage that they are going, it is famous for having a lot of storms and a lot of thunderstorms, cyclonic activity, ये सारी चीज़ें। So it's kind of a showcase of grit, determination and you know the skilled, अपने आप को skilled दिखाना कि we are capable, and we as an Indian Navy and as women we are capable that we are going to this very tough expedition and we are going to do it for 9 months and we are going to cross these places, and in most of the places when they will halt ना, तो वहाँ पे भी फिर उनके उन कंट्रीज़ के साथ फिर इनका कॉन्फ्रेंस होता है, टॉक्स होती हैं, बायलैटरल टॉक्स होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक्सचेंज करी जाती हैं, ठीक है। सो अपने आप में ये एक डिप्लोमेटिक एक तरह से कह सकते हैं इवेंट है, या अपना स्किल दिखाने का एक तरह से इवेंट है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। सक्षम क्या है भाई, एग्जाम में ऐसे ही आ जाता है, व्हाट इज सक्षम, और नीचे ऑप्शन आ जाएगा मिसाइल है, ड्रोन है, या फिर क्या है, वेसल है, क्या है। इंडियन आर्मी ने ना अभी एक ड्रोन सिस्टम बनाया है, ठीक है, जिसको बेसिकली अनमैन एरियल सिस्टम, अनमैन एरियल सिस्टम बनाया ताकि हम ड्रोन्स को काउंटर कर सकें, जिसको बेसिकली BEL ने बनाया है। तो सक्षम क्या है, सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट मैनेजमेंट। कुछ नहीं है सक्षम, एक तरह से ऐसा सिस्टम है जिससे हम, कोई एनिमी का ड्रोन आ रहा है, एनिमी ने अपने ड्रोन भेजे, कुछ भेजे, तो हम उसको बहुत आसानी से इंटरसेप्ट कर सकेंगे, दैट इज सक्षम, जो कि इंडियन आर्मी का है, इंडियन आर्मी ने बनाया है। इंडियन आर्मी ने ये टेंडर किसको दिया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। ये क्या है, ये एक कंपनी है जो यही सारी चीज़ें बनाती है। इतना समझ आ गया? तुम लोग तो ऐसे बैठ के और ऐसे करके देख रहे हो जैसे मूवी चल रही है, कोई हाथ पैर नहीं चल रहा तुम्हारा, लिटरली इट्स अ मूवी गोइंग ऑन। हाँ, कोई मेहनत नहीं, तुम्हें लग रहा है तुम ऐसा सारा याद हो जाएगा तुम्हें? रूम में जाके फिर से देख, आप अगर लिखना स्टार्ट कर दो तो नेक्स्ट पॉइंट फिर वो रह जाता है, फिर बीच बीच में गैप हो जाता है, तो रूम में जाके एक बार फिर से देखना है। तो जो ये बच्चे लिख रहे हैं, या मल्टी रोल नहीं है एक्चुअली, आप थोड़े से ज़्यादा बड़े हो गए हो, है ना, तो आप बड़े हो गए हो तो अब आपको लगता है कि नहीं। सी नेक्स्ट, देखो ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। हाईएस्ट मोटरेबल रोड, हमारे पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड, मोटरेबल मतलब स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी गलत लिखी है, मोटरेबल मतलब बताओ यार, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। जो बेसिकली जहाँ कौन पर्टिकुलर एरिया में लद्दाख में लाइक जो अगर हम खड़े कर देते हैं व्हीकल तो वो अपने आप मूव करता है एक जगह पे है। मोटरेबल का मतलब क्या होता है भाई? कैसी कैसी बातें कर रहे हो, रोड पे अपने आप चलते हैं। हाँ देखो, ओके हो सकता है, बट मोटरेबल रोड का मतलब है जहाँ पे जाया जा सकता है भाई, बाइक लेके जा सकते हो, है ना, ट्रिप पे एंड ऑल दैट। सो हाईएस्ट मोटरेबल रोड बेसिकली डेवलप, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है BRO, वो हमारी क्या करती है, वो बॉर्डर्स पे रोड ही बनाती है, ठीक है। इन्होंने अपना प्रोजेक्ट, कई सारे प्रोजेक्ट चलाती है, जैसे प्रोजेक्ट हिमांक है, उसके चलते ये लद्दाख में बहुत हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में रोड बनाते हैं। तो ये जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है अभी मिगला पास में इन्होंने बनाया है, जो कि 19,400 फीट में है, 19,400 फीट लद्दाख में है। और ये BRO का एक प्रोजेक्ट है हिमांक, जिसके अंडर ये लोग बहुत सारे रोड्स बना रहे हैं। हिमांक क्या है, BRO का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये लोग बहुत सारे रोड्स बना रहे हैं, जिसमें से अभी इन्होंने रिसेंटली हाईएस्ट मोटरेबल रोड कंप्लीट किया है, जिसको हम बोल रहे हैं मिगला पास। मिगला पास में ही ये रोड है, जिसने अपने पिछले उमलिंगला पास वाले रोड का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया। यानी BRO अपने रिकॉर्ड्स को तोड़ता जा रहा है कि पिछली बार ये इस हाइट पे ये रोड बनाई थी, अब अगले साल और ऊपर जा करके रोड बना दिया। समझ आ रहा है? सो अभी रिसेंट हमारा मोटरेबल रोड हाईएस्ट क्या है, मिगला पास, मेड बाय BRO।
Now, this is very, very important. This is going to definitely come in the upcoming exams. That is मुध न्योमा एयरबेस. मुध न्योमा एयरबेस जो है लद्दाख में है. इसको अभी हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने इनॉग्रेट करा और बड़े शानदार तरीके से इनॉग्रेट करा C-130J हरक्यूलिस को लैंड करवा के. तो ये म्यूध नोमा जो एयरबेस है ये क्या है? म्यूध नोमा जो एयरबेस है ये बेसिकली हमारे पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑपरेशनल फाइटर एयरबेस है. यानी कि ये एक ऐसा यहाँ पे एक ऐसा लैंड बनाया हुआ है, स्ट्रिप ऑफ लैंड है जहाँ पे हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स ऑपरेट कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं बेसिकली. सो म्यूध नोमा जो है वो हमारा वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑपरेशनल फाइटर एयरबेस है और इट्स एन एडवांस ALG एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है जो कि 13,700 फीट पे लोकेटेड है. विश्व का सबसे हाईएस्ट है. हाईएस्ट नॉट इन द केस ऑफ कि सबसे हाईएस्ट बेस है, नो, फाइटर के लिए, फाइटर एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स के लिए हाईएस्ट ऑपरेशनल बेस है ये. समझ आ गया? लेकिन आप लोगों ने दौलत बेग ओल्डी के बारे में सुना होगा. दौलत बेग ओल्डी जो है ये क्या है? इट इज़ बेसिकली 16,700 फीट पे लैंडिंग ग्राउंड. तो यानी कि म्यूध नोमा से भी ऊंचा एक ऑलरेडी एक एयर स्ट्रिप है जहाँ पे लैंडिंग वगैरह हो सकती है, पर वो फाइटर के लिए कैपेबल नहीं है. फाइटर एयरक्राफ्ट अलग होते हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट की अलग रिक्वायरमेंट होती है. समझ आ रहा है? वहाँ पे अलग आपके ATC फाइटर कंट्रोलर्स बैठते हैं. व्हेन यू गो टू द एयरफोर्स और मान लो कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है, आप एडम ब्रांच के लिए जाते हो और एडम ब्रांच में भी ना 2 पार्ट होता है. एक होता है आपका प्योर एडम, दूसरा होता है ATC एंड FC फाइटर कंट्रोलर. जो ATC होता है वो आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है जो नॉर्मली यहाँ पे नॉर्मल जो एयरक्राफ्ट हमारे फ्लाई करते हैं उनको भी नेविगेशन देता है कि लैंड करिए और ऊपर जाइए और नीचे आइए, रुक जाइए, एक प्लेन आ रहा है. दैट इज़ योर ATC. ATC ऐसा करता है. लेकिन फाइटर कंट्रोलर्स अलग होते हैं. फाइटर कंट्रोलर फाइटर एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं. तो जो एडम वाले बच्चे होते हैं, अगर आप एडम ब्रांच में जाते हो, आपका मेरिट अच्छा रहता है वहाँ पे अकेडमी में, पढ़ाई अच्छे से करते हो और आपके पास साइंस स्ट्रीम थी, तो यू कैन बिकम अ ATC या फिर FC. बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है. सो दैट्स दैट. बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं, फेल हो जाओगे तो फिर बहुत बेइज्जती होती है. तो ये हो गया. नेक्स्ट इज योर दौलत बेग ओल्डी. ना दौलत बेग ओल्डी जैसे मैंने आपको बताया ये म्यूध नोमा से भी ऊंचा है, लेकिन यहाँ पे फाइटर के लिए कैपेबिलिटी नहीं है. नॉर्मल लैंडिंग हो सकती है, नॉर्मल कार्गो शिप्स आ सकते हैं, नॉर्मल ट्रांसपोर्ट शिप्स आ सकते हैं, बट फाइटर ऑपरेबिलिटी यहाँ पे नहीं है. वो आपका म्यूध नोमा है जिसको अभी हमने हाल ही में इनॉग्रेट करा है. समझ आया? तो दौलत बेग ओल्डी इज द फादर ऑफ ऑल दी बेसिकली लैंडिंग एयर स्ट्रिप्स बेसिकली. तो ये हमारा सबसे हाईएस्ट है. इसके बाद समझ आ गया ना आप लोग को? कंफ्यूज तो नहीं हो ना? बस देखो इस एयरक्राफ्ट के बारे में ना काफ़ी बार हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं. अभी भी मैंने आपको बताया C-130J हरक्यूलिस को लैंड किया था इनॉग्रेट करने के लिए. सो ये जो C-130J हरक्यूलिस है ना, इसके मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए ना एक नया इंस्टीट्यूशन, एक नया सेटअप खुला है बैंगलोर में. किसके लिए? न्यू मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO प्रपोज टू सेटअप इन बैंगलोर. बैंगलोर में खुलेगा ताकि C-130J हरक्यूलिस का मेंटेनेंस हो सके, रिपेयर हो सके. ये अपने आप में बहुत ही बड़ा. अगैन इफ़ यू जॉइन द एयरफोर्स एंड इफ़ यू गो टू द लॉजिस्टिक्स ब्रांच, लॉजिस्टिक ऑफिसर का काम क्या है? सारी चीज़ें जो भी कार्गो आ रही है फ्रॉम पिन टू एयरक्राफ्ट, एक छोटा सा पिन आ रहा है, खाना पानी आ रहा है, राशन आ रहा है, एयरक्राफ्ट आ रहा है, वो सब लॉजिस्टिक ऑफिसर को देखना पड़ता है कहाँ से आया, कितना है, क्या है ना. सो आप देखोगे कि ये कार्गो शिप है, ये आ रहा है, सामान ला रहा है, लोडिंग अनलोडिंग हो रही है. सो जो C-130J है ये हमने US से लिया है, ठीक है. लॉकहीड मार्टिन ने बनाया, LNM ने बनाया इसको, और काफ़ी बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, 4 इंजन है इसके. तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए. इसी के मेंटेनेंस का एक नया इंस्टीट्यूशन खुल रहा है बैंगलोर में, ठीक है. उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान, ठीक है. नाउ व्हाट इज उड़ान? उड़े देश का आम नागरिक. कैसे उड़ेगा देश का आम नागरिक? सारस MK2 से, ठीक है. सारस MK2 क्या है? एक एरोप्लेन है जिसमें 19 पीपल कैन सिट, ठीक है. तो पहली बात तो ना ये एक एम्बुलेंस है, सारस MK2 एरोप्लेन वाला एम्बुलेंस, ठीक है, जो कि हमने बनाया है सारस MK2 को. और हमने क्यों बनाया है? ताकि अगर मान लो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमें कुछ इमरजेंसी में जाना पड़ा, कुछ हमें एम्बुलेंस भिजवाना पड़ा, किसी को एयरलिफ्ट करना है, ठीक है, या फिर नॉर्मल पैसेंजर्स को भी ट्रैवल करना है, तो ये लाइट एरोप्लेन है, बहुत ही लाइट मटेरियल से बना हुआ, बहुत ही हल्का एयरक्राफ्ट है, लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये, जिसको बेसिकली 19 सीट्स हैं इसमें. इनको NAL ने बनाया हुआ है, नाल ने बनाया हुआ है, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी, जो कि बेंगलोर में है. और इन्होंने बेसिकली कोलैबोरेट करा है CSIR के साथ. फुल फॉर्म देखते रहना आप लोग. और ये क्यों बनाया? ताकि हम लोग रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ा सके, एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधा पैदा कर सके एंड डिजास्टर रिलीफ हो सके. तो सारस MK2 क्या है? एक सिविलियन एरोप्लेन है जिसमें सिविलियन बंदे बैठ सकते हैं, ठीक है. आप
एक स्टेट से, मान लो मध्य प्रदेश से आपको दूसरे स्टेट में जाना है, मध्य प्रदेश के ही एक कोने से दूसरे कोने जाना है, तो आप पूरे देश के आम नागरिक के अंडर इसको जो है बुक कर सकते हो। मतलब इसकी अभी किस तरह से ऑपरेट होगा वो तो अभी पता नहीं है, बट ये एयरक्राफ्ट बन के रेडी हो चुका है। इसको हम इमरजेंसी में इस्तेमाल करेंगे। भाई देयर इज़ दिस भैरव बटालियन, इंडियन आर्मी ने ना एक बटालियन खड़ी करी है, भैरव बटालियन, जिसमें 250 सोल्जर्स होंगे। ये भैरव बटालियन किसके लिए हमने रेस करी है? ये हमने इसलिए रेस करी है कि अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो दिस भैरव बटालियन इज़ अ न्यू बटालियन फॉर द स्ट्राइक कैपेबिलिटी। स्ट्राइक कैपेबिलिटी के मतलब, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? हिट करना। तो स्ट्राइक कैपेबिलिटी मतलब इसमें वो सोल्जर्स होंगे जो इन्फेंट्री वाले होंगे, मैकेनाइज वाले होंगे, पैराशूट रेजिमेंट वाले होंगे, बेसिकली स्पेशल फोर्सेस होंगे इनमें, ठीक है, एक तरह से। तो भैरव जो है हम लोगों ने लेना है इन्फेंट्री से, और इसमें स्पेशल फोर्सेस की भी होंगी। ये हम लोग इसलिए बना रहे हैं, अलग से बटालियन बना रहे हैं कि कल को अगर फिर से पाकिस्तान ने कुछ कर दिया या चाइना ने कुछ कर दिया तो हमारी ये बटालियन रेडी रहे। तुम्हारा काम ही यही है कि जाओ बैटल पे, तुम्हारा काम ही ये है कि इन्फेंट्री हो ना, तुम्हें इस बैटल में जाना, लड़ना है। तब फिर ये लोग ये नहीं करेंगे कौन सी रेजिमेंट को भेजे, कौन से बटालियन को भेजे। दे आर ऑलरेडी मेकिंग अ बटालियन विच इज़ बैटल रेडी एवरी टाइम। दैट इज कॉल्ड भैरव। डू यू अंडरस्टैंड? ओके। आकाश क्या है? व्हाट इज आकाश? अब आप लोगों को पता होगा आकाश क्या है। हाँ, किसके अंडर बनाया था? APJ अब्दुल कलाम। यस, ओके। सो आकाश के बारे में पता चल गया। डेवलप बाय DRDO एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत। हाँ, तो देखो मैंने आपको बताया ना, आकाश के भी कई सारे वेरिएंट्स बन रहे हैं। तो एक तो बन के रेडी हो गया, लेकिन बाकी के सारे वेरिएंट्स जो है हमारा DRDO उसको बना रहा है, ठीक है। और बहुत सारे इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए, देखो एक होता है डिज़ाइन बनाए कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा दिखेगा, इसमें इतने इंजन होंगे, उसमें ये टेक्नोलॉजी की। दूसरा होता है मैन्युफैक्चर कौन करेगा? डिज़ाइन तो कोई और बनाएगा, मैन्युफैक्चर कोई और करेगा। DRDO यूजुअली क्या करता है? डिज़ाइन बनाता है, डिसाइड करता है कि इस तरह से बनेगा, इंजन ऐसे होगा, वैसे होगा। बट उसको मैन्युफैक्चर करने के बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनको हम देंगे, HAL को दे देंगे, BL को दे देंगे, BDL को दे देंगे, GRSC को दे देंगे, बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो कंपनीज़ भी समटाइम्स दे आस्क इन द एग्जाम। अग्नि प्राइम हमने पढ़ा था, अब इसको पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ये। हमने अग्नि प्राइम को भी रिसेंटली रेलवे के पट्टी पे ट्रायल किया है। मतलब बेसिकली कि हम उसको ट्रेन से भी लॉन्च कर सके, चलते हुए ट्रेन से, अग्नि प्राइम को। तो अग्नि प्राइम को अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम उसको कहाँ से? लैंड से लॉन्च कर रहे थे नॉर्मल, ठीक है। पर अब हम व्हाट वी आर ट्राइंग कि अब हम इसको जो है एक ट्रेन के अंदर एक ऐसा लॉन्चर फिट कर दें कि ट्रेन से भी हम उसको लॉन्च कर सकें। तो दैट इज़ अग्नि प्राइम का भी हम लोगों ने टेस्ट करा था। रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सक्सेसफुली टेस्टेड, ठीक है। सो दैट्स दैट। ये भी एक डिफेंस सिस्टम है, अनंत शस्त्र, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही क्विक रिएक्शन है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, DRDO ने बनाया हुआ है, 30 किलोमीटर रेंज है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। नाउ दिस IRSA 1.0 अभी तक क्या होता था ना कि जो हमारे सिग्नल्स हैं, जो हमारे इंडियन आर्मी के सिग्नल्स हो गए, जो कि हमारे पूरे इंडियन आर्मी में कम्युनिकेशन का काम करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक कम्युनिकेशन, रेडियो ट्रांसमीटर्स, इन सब चीज़ों का काम करते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने एक नया टेक्नोलॉजी बनाया है, IRSA 1.0। ये क्या है? स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि अब हमारी इंडियन आर्मी को बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा। एक जगह से दूसरी जगह पे जो भी हमारी कम्युनिकेशन होती है, अब वो फटी भी नहीं आएगी, अब वो लैग नहीं करेगी। कहने का मतलब है वी आर प्रोवाइडिंग देम एडवांस रिफाइंड रेडियो ट्रांसमिशन सिस्टम, अ सॉफ्टवेयर विच विल एनहांस द कम्युनिकेशन, दैट इज IRSA 1.0। डू यू अंडरस्टैंड? मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम DRDO के द्वारा बनाया गया है एक बहुत ही एडवांस पैराशूट सिस्टम, जिसमें हमारा जो जवान है वो 25,000 फीट से जंप कर सकता है पैराशूट, ठीक है। एंड बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड से वो जंप कर रहा है बेसिकली। एंड वो इतना अच्छा पैराशूट सिस्टम है कि वो बहुत आराम से उसको स्टीयरिंग इन द सेंस कि व्हेन यू आर इन द पैराशूट, सो यू हैव सर्टेन रोप्स थ्रू विच यू कंट्रोल द डायरेक्शन। यू पैराशूट वर्क कैसे करता है? विंड्स के थ्रू वर्क करता है ना, विंड्स के थ्रू ही वर्क करता है। सो इफ़ यू वांट टू, मान लो कि पैराशूट जो है आपका यहाँ है और अब आपको पैराशूट को हवा में लाना है, तो आप हवा के अगेंस्ट जाओगे कि हवा के डायरेक्शन में जाओगे? हवा के डायरेक्शन में, हवा के डायरेक्शन में तुम चले जाओगे फिर तो बिल्कुल ही पिचक के है कि हाँ उड़ेगा ही नहीं। पैराशूट जो होता है, देखो एक पैराशूट जो ऊपर से आ रहा है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराशूट, ठीक है। बट देन देयर आर सर्टेन पैराशूट जो कि ऐसे राउंड शेप का होता है, जिसपे इंसान नीचे ऐसे बांध दिया जाता है कैराबिनर वगैरह से, एंड फिर वो उड़ान भरता है, ठीक है। ज़मीन से मान लो उड़ान भर रहा है,
तो पैराशूट कभी ऐसे नहीं उड़ता, वो ऐसे उड़ता है, टिल्टेड। टिल्टेड क्यों उड़ता है? क्योंकि हवा आती है उसके अंदर, उसके उस पैराशूट बलून के अंदर। तो हवा जो है वो ऑपोजिट में धकेल रही है या उसके ऑपोजिट, बेसिकली हवा के डायरेक्शन में फ्लो करती है, अपोजिट में करती है। सो आई वॉज इन दी एनसीसी, ठीक है, आई वॉज इन दी एनसीसी, आई डिड पैरासेलिंग कैंप, अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स डिड पैरासेलिंग कैंप। पैरासेलिंग में क्या होता है? पैराशूट फ्लाइंग होती है, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि सिलेक्शन होता है एंड हम लोग क्या करते हैं, पैराशूट होता है, पैराशूट से हमको बांध देते हैं, कैराबिनर अटैच कर देते हैं एंड फिर हमको एक जिप्सी से भी अटैच कर देते हैं। I am as a person is attached to the parachute and to the gypsy. Now the gypsy will go ahead. Gypsy will go ahead. I will also little bit run and then थोड़ी देर में क्या होगा, उस पैराशूट में हवा भर जाएगी and फिर I will lift up. I will get lifted up in the air, in the sky. And ऐसे gypsy धीरे धीरे जाएगा हवा के डायरेक्शन को, मतलब बेसिकली अपोजिट में, फिर ऐसे ऐसे हम फ्लाई करके जाते हैं। तो एनसीसी में ये कैंप होती है जो कि बहुत ही कम बच्चों को मतलब सिलेक्शन होता है, फिजिकल ट्रायल्स वगैरह देने पड़ता है, और ये होता है प्राइम मिनिस्टर रैली के लिए, प्रधानमंत्री के सामने हम फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो टीम होती है उसमें सारे प्रकार के बच्चे होते हैं, मोटा छोटा पतला सब, ठीक है। क्योंकि जिस दिन हम प्राइम मिनिस्टर के सामने फ्लाई करेंगे, पीएम के सामने, 28 जनवरी को होता है ये करियप्पा परेड ग्राउंड में, तो हम जब उनके सामने फ्लाई करेंगे उस दिन हवा का क्या रूप है वो हम बता नहीं सकते हैं। मान लो अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, सो वी नीड, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, सो वी नीड अ हेल्दी बच्चा, है ना। नहीं तो फिर पतला बच्चा को उड़ाएंगे तो वो नीचे ही नहीं आएगा, इट हैपन्स। सो व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे व्हेन वी डिड, सो जिस बच्चे को फाइनल किया था वो लड़का था जो भी था, तो ही इज स्टैंडिंग, एयर वाज फाइन बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, द एयर डिड नॉट स्टॉप, एयर स्टॉप्ड। तो वो खड़ा है, वो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, हवा भर ही नहीं रही उसके अंदर, वो भाग ही रहा है आधे रास्ते तक। वी आर ऑल वेटिंग कि ये कब उड़ेगा, वो भाग रहा है। और वो जो कमेंटेटर है, उनका कमेंटेटर में भी ये हमारा भारत का जाबाज योद्धा मशक्कत करते हुए उड़ान भरने, she announced like that and finally he was about to fly and he fly and तो चलो वो तो उसका हो गया। फिर एक और फ्लायर आया, वो पतली सी लड़की थी, उसको लैंड ही नहीं हो पा रहा उसका, क्योंकि वो उसका वेट कम है, वो हवा इतनी तेज़ है कि लैंड नहीं हो पा रहा, वो ऐसे 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 कर रही है। तो विंड का खेल होता है सब, ठीक है। नाउ ये तो हो गए बेसिक पैराशूट्स जिसमें कोई कंट्रोलर्स नहीं थे, कंट्रोलर कुछ भी नहीं था, वो जिप्सी था, वो जिप्सी जैसे हमको टो करा था, वो धीरे धीरे स्लो करता है जिप्सी, धीरे धीरे हम पैराशूट में ऐसे होते हैं, फिर हम धीरे 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 नीचे आते हैं, फिर हमको पैडलिंग करनी पड़ती है, कभी कभार बहुत बुरी तरीके से गिरते भी हैं क्योंकि एकदम से हवा गायब हो गई, नीचे आते ही तो गिरेंगे ही, ठीक है। सो इट वॉज फन टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट द पॉइंट इज कि जो ये वाले पैराशूट्स की हम बात करें ना, मिलिट्री वाली, ये ऐसे नहीं होते, इसमें प्रॉपर आपकी स्टीयरिंग होती है कि आप मैनेज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट रोप से कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। सो दिस इज़ दैट कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम जिसमें हम लोग सुपीरियर स्टीयरिंग है, ठीक है। और इनफैक्ट इसमें हम इसको हम लोग जो है एक हमारे इंडिया का एक सैटेलाइट है उसके साथ हम लोग जो है अटैच भी करेंगे, यानी कि जो पैराट्रूपर होगा उसके पास एक हेडफोन होगा, उसको पता चलेगा हाँ भाई तू सही जगह आ रहा है और नीचे आ जा या फिर इस तरफ चला जा, अब लैंडिंग कर, सिक्योर एंड प्रिसाइज लैंडिंग के लिए उसको नेविगेशन मिलेगा। सो दिस इज़ द एंटायर पैराशूट सिस्टम जिसको अभी हमारे डिज़ाइन DRDO ने करा है। DRDO के 2 विंग्स हैं, इन्होंने इसको डिज़ाइन करा, ठीक है। सो अभी इंडियन एयरफोर्स का मैराथन हुआ था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, उस मैराथन इवेंट के बाद इंडियन एयरफोर्स के पैराट्रूपर्स जो थे उन्होंने जंप किया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ऊपर से नीचे तक, तो क्लोजिंग हो रहा था एंड वी वर ऑल वेटिंग, हमें अनाउंस हुआ कि हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से हमारे पैराट्रूपर्स ने उड़ान भर ली है एंड वी वर वेटिंग एंड वो जय हो वाला गाना चल रहा था एंड जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के एकदम बीच में 1 2 3 5 6 ऑफ देम जस्ट लैंडेड एंड इट वाज अ रियली ब्यूटीफुल दिस थिंग एंड दे हैड कंट्रोलर्स। हमें लगा था यार कहीं ये स्टेडियम पे अटक ना जाए या स्टेडियम के ऊपर ना गिर जाए, कहीं हमें डर लग रहा था, बट क्योंकि हवा बहुत फ्लक्चुएट करती है ना, एंड बहुत सारे ये काइट्स भी उड़ रहे थे, चिड़िया वाले काइट्स, नॉट दैट पेपर वाले, तो बहुत सारे काइट्स उड़ रहे थे एंड दे वर डूइंग एंड बहुत आराम से नीचे आए। सो कंट्रोलर्स होते हैं बट ये वाले काफ़ी एडवांस कंट्रोलर्स हैं। नाउ अभी आप लोगों को पता है कि तेजस जो दुबई में एयर शो हो रहा था उसमें हमने अपना एक पायलट को खो दिया था, देखा था आप लोगों ने, ऐसे गिरा था एकदम ही, तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश करा था। अब उसी के बाद हमारे DRDO ने क्या करा, इस तरह की सिचुएशन ना आए, इस तरह से सिचुएशन ना आए कि अगर कोई एयरक्राफ्ट बहुत ही हाई स्पीड में नीचे जा रहा है तब भी पायलट अपने आप को सेफली इजेक्ट कर पाए, उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम को टेस्ट करा। तो उस सिस्टम को जो है फाइटर जेट एस्केप सिस्टम को जो है अभी इन्होंने एक इजेक्शन टेक्नोलॉजी है, रेलवे ट्रैक के ऊपर रॉकेट स्लेट को लगाया, यानी रेलवे ट्रैक के ऊपर रॉकेट जैसा एयरक्राफ्ट जैसा सिस्टम बनाया, उसी के अंदर वो इजेक्शन सिस्टम को लगाया एंड ट्रेन को एकदम स्पीड में भगाया, और उन्होंने इजेक्शन का जो
वो पूरा प्रोसेस उसको ट्राई किया कि क्या अगर मान लो 800 किलोमीटर तक की रेंज में भी अगर कोई ट्रेन चल रही है या कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, क्या उस टाइम पे भी हम सेफली इजेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं। तो इन्होंने काफ़ी सक्सेसफुली इसको टेस्ट करा है। तो नाउ वी कैन हैव दिस इजेक्शन टेक्नोलॉजी। तो अब ये जो इजेक्शन टेक्नोलॉजी है धीरे धीरे हम तेजस या फिर बाकी के एयरक्राफ्ट में हम डालेंगे, ताकि हमारे जो पायलट्स हैं वो अगर भले ही एयरक्राफ्ट बहुत तेज़ी से नीचे गिरे वो फिर भी अपने आप को इजेक्ट कर पाए। दैट इज़ द इजेक्शन सिस्टम। तो हमने भी रेलवे ट्रैक, ट्रेन का आजकल बड़ा इस्तेमाल हो रहा है ना हर चीज़ में, क्या बात है। तो ट्रेन का इस्तेमाल किया हम लोगों ने। टेस्ट वॉज कंडक्टेड HAL एंड EDA के द्वारा, ठीक है। एंटी टैंक, इनवर कुछ नहीं है, एक एंटी टैंक है जिसको हम लोग T-90 भीष्म टैंक के अंदर बेसिकली यूज़ करते हैं। भीष्म हमारा एक टैंक है जिसमें हम लोग जो है इनवर मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। बाकी देखो आपको ना ये वाले वर्ड्स पता होने चाहिए, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। डेविड स्लिंग सुना आप लोगों ने? व्हाट इज डेविड स्लिंग? डेविड स्लिंग जो ना इजराइल का एक अभी आप लोगों ने लास्ट ईयर आपने सुना होगा कि इजराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट वाज देयर, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट में काफ़ी डिस्टर्बेंस थी। तो आपने आयरन डोम के बारे में सुना होगा। इजराइल का अपना खुद का आयरन डोम है ना, कि अगर कोई बाहर से अटैक करता भी है तो उसका जो आयरन डोम है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। इतने सारे मिसाइल्स लॉन्च कर देता है कि कोई भी मिसाइल गिरती ही नहीं है अंदर, वो सारी इंटरसेप्ट हो जाती है। तो आयरन डोम का ही एक पार्ट है डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग क्या एक तरह से वो लॉन्चर है, एक ऐसा एक बेसिकली स्ट्रक्चर है जिससे क्या होता है, मैंने पिक्चर भी नहीं डाली है, उससे क्या होता है कि अगर मान लो कोई दूर से मिसाइल लॉन्च कर रहा है तो वो एक स्लिंग की तरह जाएगा, एक ऐसे ऊंचे उसमें जाएगा एंड उसको इंटरसेप्ट कर लेगा हवा में। तो मतलब ये भी एक इंटरसेप्टर, ये भी एक मिसाइल है जो आयरन डोम का ही पार्ट है। आयरन डोम का ही पार्ट है डेविड स्लिंग। बस आपको ये रखना है, इट्स अ इजरायली मेड टेक्नोलॉजी, मीडियम रेंज है, एयर डिफेंस, डिजाइन टू इंटरसेप्ट रॉकेट, क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। ये भी एक मिसाइल है जो बाकी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है। आयरन डोम तो आपको पता ही है। बराक मिसाइल क्या है? बराक मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है जो इंडिया और इजराइल ने मिल के बनाया है, ठीक है। DRDO एंड इजराइल, वैसे तो इजराइल का आइडिया था, ये इजराइल की टेक्नोलॉजी है, हमने तो बस उसको मैन्युफैक्चर करा है। बट फिर भी बराक मिसाइल इज़ अ मिसाइल विच वी हैव मेड इट टुगेदर एंड हम इसको जो है शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। एंड वी कैन यूज़ इट अगेंस्ट एयरक्राफ्ट, शिप एंड UAVs, ठीक है। अच्छा एक करेक्शन है यहाँ पे, बराक मिसाइल इज ओनली लॉन्च फ्रॉम द शिप्स ओनली, शिप से लॉन्च करने के लिए बनाया गया, पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं किसी को भी इंटरसेप्ट करने के लिए, है ना। दैट इज़ बराक। अच्छा बराक रिवर है इंडिया में कोई? कहाँ पर है? मणिपुर। गुड। सो बराक इज अ रिवर विच फ्लोज इन मणिपुर, ओरिजिनेट्स फ्रॉम वन ऑफ द विलेज इन मणिपुर, इट फ्लोज then it reaches Assam and then finally it goes to Tripura? Joins with Brahmaputra and then goes to Bangladesh. Is it? Something like that. So Barak River is also, it's basically a river which is found in northeast, Manipur. What is Thad? इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, CBS में भी आ चुका है, लेकिन आपको पता होना चाहिए थार्ड क्या है। थार्ड अपने आप में एक बैटरी है। बैटरी का मतलब क्या होता है? वो वाली बैटरी नहीं जो तुम्हें लग रहा है, मैं उस बैटरी की बात नहीं कर रही हूँ। बैटरी बेसिकली का मतलब है, जैसे हम जब बटालियन की बात करते हैं, हम जब एक कंपनी की बात करते हैं, तो ये अपने आप में चलता फिरता एक पूरा यूनिट है, ठीक है। तो थार जो है US के द्वारा बनाया गया है। ये एक बहुत ही बड़ा व्हीकल टाइप है जिसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स है, मिसाइल लॉन्चर्स है, रॉकेट लॉन्चर्स है, जिसको कम से कम 100 सोल्जर्स ऑपरेट करते हैं साइमल्टेनियसली। तो ये सर थार इज़ अ मोबाइल चलता फिरता एक ऐसी गाड़ी, एक ऐसा व्हीकल जिसमें कई सारे रॉकेट लॉन्चर्स हैं, मिसाइल लॉन्चर्स हैं, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको लॉन्चर्स मिलेंगे, इंटरसेप्टर्स मिलेंगे, रडार भी है इसमें, फायर यूनिट है, सब कुछ है अपने आप में, एक पूरा सिस्टम यूनिट है ये। कि थार्ड को खड़ा कर दिया ना तुमने, यानी तुमने पूरा एक बॉर्डर सिक्योर कर दिया। अब वो हर तरफ जो है रडार भी उसके अंदर वो डिटेक्ट कर ही लेगा, मिसाइल्स भी हैं, इंटरसेप्टर्स भी हैं। तो इसको कम से कम 197 सोल्जर्स इसको ऑपरेट करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? थार्ड डिफेंस सिस्टम इट्स अ बैटरी, जो बैटरी इवन इंडियन आर्मी में भी बैटरी किसको बोलते हैं? एक यूनिट को बोलते हैं। आर्टिलरी की यूनिट्स को बैटरी बोला जाता है। अगर आप लोग थोड़ा आर्म फोर्सेस में ज़्यादा इंटू हैं तो आपको पता होता है, लेकिन आप है नहीं तो आपको नहीं पता, छोड़ो। सो थार्ड इज US का, ठीक है। नेक्स्ट इज T-90 भीष्मा टैंक, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये भीष्मा जो टैंक हमारे पास है, हम इसको कई बार हमने इसको प्रोजेक्ट भी किया है, ठीक है। जो भीष्मा टैंक है ये रशिया में जो उन्होंने अपनी कोई टैंक बनाई थी उसी का हमने वेरिएंट निकाला है, T-90 भीष्मा टैंक, ठीक है। रशिया का एक टैंक था T-90S, उसी का हमने अपना वेरिएंट निकाल दिया T-90 भीष्मा। तो मतलब रशिया की टेक्नोलॉजी एक तरह से हमने उसी का सेम वेरिएंट निकाला है,
अब ये पढ़ो आगे, 25 years ऑफ LCA का फुल फॉर्म लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है। LCA तेजस को ना 25 साल हो गए हैं पिछले साल, तो काफ़ी सेलिब्रेशन हुई थी। तो देखो LCA जो हमारा तेजस है, इसको HAL ने बनाया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। और अभी हम लोगों ने US की कंपनी है GE एरोस्पेस, इनके साथ हमने $1 billion का डील साइन करा है कि आप हमको ना कुछ 113 जेट इंजन्स प्रोवाइड करिए। यानी कि बना तो हम रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हो उसके अंदर कुछ इंजन्स, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड कि हम चाहते हैं कि जो इसकी इंजन है, जेट इंजन है, वो US का GE एरोस्पेस कंपनी हमको बेचे और हम उनकी वो बेसिकली जेट इंजन का इस्तेमाल करेंगे। हमें 2027 तक चाहिए ये 113 जेट इंजन्स। ये हमारा जो LCA तेजस है, ये मल्टी रोल है, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता है ये, ठीक है। 2001 से स्टार्ट हुआ था एंड इसके सबसे पहले टेस्ट पायलट थे विंग कमांडर R राजकुमार। वाओ, सीरियसली R राजकुमार, ही गॉट टू ट्राई दिस एयरक्राफ्ट ना। राजकुमारों वाली ही चीज़ें हैं भाई कि पहला ट्राई आप कर रहे हैं, कभी कुछ हो गया तो। सो वेरी वेरी करेजियस। नेक्स्ट इज, इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं तेजस के, MK1, MK1A, MK2, ये सबसे एडवांस है, ठीक है। एंड इसका नेवल वेरिएंट भी है जो कि अभी अंडर प्रोसेस है। नेक्स्ट इज पिनाका। पिनाका इज़ वेरी फेमस एंड आई थिंक अवर इंडियन आर्म फोर्सेज इज़ वेरी प्राउड ऑफ पिनाका कि ये रिपब्लिक डे में भी इसको ले आता है शोकेस करने के लिए, एंड इवन इंडियन आर्मी वाले डे भी आता है। व्हाट इज़ पिनाका? पिनाका क्या है? अपने आप में रॉकेट लॉन्चर है, मल्टी बैरल है, ठीक है। तो ये एक बारी में 12 रॉकेट्स फायर कर सकता है 44 सेकेंड्स में, ठीक है। पिनाका जो है 44 सेकेंड्स में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है, ठीक है। समझ आ रहा है इसकी कैपेबिलिटी? किसने बनाया? किसने बनाया इसको? DRDO ने बनाया है। एंड हमारे पास पिनाका के 3 वेरिएंट हैं, MK1, MK2 एंड एक एक्सटेंडेड जो कि 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर एंड ये 75 किलोमीटर प्लस। बट जो भी रिसेंट हमने ट्राई करा है वो 120 किलोमीटर तक भी ट्रैवल कर सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज योर पिनाका रॉकेट लॉन्चर। ये एक्सरसाइजेज हैं, आई एम नॉट गोइंग थ्रू दिस बिकॉज ये रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं। ये इस साल की एक्सरसाइजेज है सारी, ठीक है। ये देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप है विग्रह, इसको अभी हम लोगों ने भेजा है आसियान कंट्री के डिप्लॉयमेंट के लिए। व्हाट इज़ आसियान? चलो अब थोड़ा सा हम मिलिट्री से हटके थोड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं। व्हाट इज़ आसियान? फुल फॉर्म बता दो, चलो पहले जल्दी बताओ, जल्दी। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हाँ, कितने कंट्रीज है इसमें? 11 कंट्रीज। वेरी गुड। पहले 10 थे, पहले 5 थे फाउंडिंग मेंबर्स, फिर 5 और आए और अब ये 11 हो चुके हैं। पिछले ही साल 47th आसियान समिट में एक और कंट्री ने इसको ज्वाइन करा है, एक और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री ने, तिमोर लेस्ते। हाँ हाँ, ईस्ट तिमोर, ठीक है, ईस्ट तिमोर है। आप उसको तिमोर भी बोल सकते, तिमोर लेस्ते भी बोल सकते हैं। हाँ, 2 नेम्स हैं। तो दैट इज़ 11 इसमें जो इसमें बेसिकली कंट्रीज हैं। तो वहाँ हमने इनके डिप्लॉयमेंट के लिए हमने भेजा। वी आर वन ऑफ द ऑब्जर्वर कंट्रीज, ठीक है। वी आर नॉट पार्ट ऑफ द आसियान बट वी आर वन ऑफ द ऑब्जर्वर। हमें इन्विटेशन आता रहता है, हम जाते हैं, ठीक है। नाउ Hwasong 20 ICBM, नॉर्थ कोरिया को आप सभी जानते ही हो, है ना। वो बहुत अच्छे से जानता है नॉर्थ कोरिया को। तो नॉर्थ कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया ने अभी तक अपना सबसे ज़्यादा डेंजरस न्यूक्लियर बेसिकली मिसाइल बनाया है, जिससे वो ऑब्वियसली न्यूक्लियर बॉम्ब्स को भी उससे वो लॉन्च कर सकता है। ये है आपका Hwasong 20 ICBM है, यानी बहुत इंटरकॉन्टिनेंटल तक ये जा सकता है। 1500 किलोमीटर रेंज एंड मल्टीपल वॉरहेड्स को कैरी कर सकता है। तो Hwasong 20 समझ आ गया? कभी तुम्हें लगे चाइना का है तो इट्स नॉट चाइना, इट्स कोरिया। हाँ, 15,000। मैंने क्या 1500 बोला था? 15,000। थैंक यू। नेक्स्ट इज ऑपरेशन महादेव, ठीक है, पता ही होगा आपको, ठीक है। क्यों? ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ था ये। इससे क्या हुआ था, हम क्या किया था हमने? हाँ, बेसिकली हम लोग उन टेररिस्ट को हम ढूंढ रहे थे एंड ऑपरेशन महादेव के तहत अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन आर्मी वी वर एबल टू किल 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट, ठीक है। सो दैट इज ऑपरेशन महादेव। नेत्र MK2 न्यू जनरेशन अवैक्स। अभी मैंने आपको अवैक्स पढ़ा था स्टार्टिंग में, याद आया? ये क्या था? वो एक एयरक्राफ्ट सी बनी थी, उसके चारों तरफ कुछ लाइट्स निकल रही थी, क्या था वो? एयरबॉर्न। हाँ, वो एक रडार सिस्टम है जो हमको बताता है कि कोई हवा में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही जो हमारे तरफ आ रही है। हमको बताता है ना कोई ऐसी चीज़ आ रही होती है। बेसिकली एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है। तो नेत्र MK2 जो है, ये जो अवैक्स सिस्टम था, ये हम लोगों ने क्या है
बहुत सारी बाहर की कंट्रीज से लिया है, जैसे रशिया से हम लेते हैं, यूएस से लेते हैं, लेकिन नेत्र एक ऐसी अवैक है जो हम खुद बना रहे हैं। समझ आया? व्हाट इज हैमर? ये भी एक ऐसी मिसाइल है जो फ्रांस ने बनाई है, ठीक है, फ्रांस ने बनाई है, अब इंडिया बनाएगी इसको। एक टर्म है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। व्हाट इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र? हाँ, जैसे हम बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ कि भाई प्लीज़ लाइक हम क्या करते हैं, उनके साथ एक डील साइन कर लेते हैं जिसमें वो अपनी टेक्नोलॉजी हमसे शेयर करती है, तो हम वो सेम टेक्नोलॉजी अपने देश में बनाते हैं, वो हमको प्रॉपर हम उनसे गाइडेंस लेते हैं, वी ऑब्वियसली हम देखते हैं वो कैसे बनाते हैं, और वही सेम चीज़ अब हम बनाते हैं, है ना, प्रॉपर डील के साथ, प्रॉपर अग्रीमेंट के साथ। दैट इज़ योर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। सो आप देख सकते हैं कि जो ये हैमर है, अगर आप इसकी फोटो देखेंगे तो ये ब्लैक कलर का इतना बड़ा सा ऐसा है, उसके ऊपर सैफ्रान लिखा हुआ है, मेड बाय फ्रांस है, एंड 70 किलोमीटर रेंज है। ये भी एक मिसाइल ही है, ठीक है, बहुत ही स्मार्ट बॉम्ब, मतलब स्मार्ट मिसाइल है जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। चाइना ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अभी कर दिया। व्हाट इज एयरक्राफ्ट कैरियर? थोड़ी देर पहले ही तो बताया था। हाँ, वो रनवे होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर रनवे एक ही बात है। इंडिया के पास कौन से? INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत। अभी हमने कुछ टाइम पहले ही विक्रांत को बनाते हैं, ये हमारा इंडिजिनसली डेवलप्ड है। अभी हम लोग और तीसरा बना रहे, विक्रमादित्य किसने बोला? आई थिंक हम लोग तीसरा विक्रमादित्य को ही बना रहे हैं। विक्रमादित्य अभी ऑलरेडी है, विक्रांत ऑल्सो वी है, विक्रांत तो हमने खुद ही बनाया, अभी तीसरा और अभी बन रहा है। इवन दो हमारे इंडियन नेवी के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया की इतनी वास्ट कोस्ट लाइन है, हमें कम से कम 5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहिए होंगे अपने पूरे वास्ट कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट ऑब्वियसली हमारे पास 2 हैं अभी, बाकी अभी हम और बना रहे हैं। तो चाइना ने जो है फुजियान तीसरा अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, तो कंग्रेचुलेशंस चाइना, यू आर ऑलवेज लाइक दिस, है ना। इंडो पैसिफिक रीजन में अपने आप को और अपनी प्रेजेंस को और बढ़ाने के लिए, साउथ चाइना सी में आपको पता ही है कितने सारे अभी उसके साथ उसके डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, फिलीपींस के साथ और भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ। व्हाट इज श्योक टनल? व्हाट इज दौलत बेग ओल्डी? मैंने पढ़ाया था, क्या है ये? हाँ, मतलब कि बेसिकली एयर स्ट्रिप ही है, वो भी वहाँ पे लैंडिंग वैंडिंग हो सकती है, पर वो फाइटर वाली नहीं है। तो रहेगा तो यही सबसे हाईएस्ट ना व्हेन इट कम्स टू लैंडिंग, एयर ऑपरेशनल जो भी हम चीज़ें करते हैं, लेकिन जो फाइटर वाली कैपेबिलिटी वो भी न्यूद न्योमा में आई हुई है, ठीक है, वो भी लद्दाख में, पर दौलत बेग ओल्डी उससे ज़्यादा हाइट में है, ठीक है। सो श्योक टनल क्या है? ये एक टनल है 920 मीटर लॉन्ग टनल। 920 मीटर लॉन्ग कितना होता है? 1 किलोमीटर से ज़्यादा या कम? गुड, बेसिक मैथ्स। सो ये जो है आपका 12,000 फीट में लोकेटेड है। वो टनल एक्चुअली दौलत बेग ओल्डी में ही लोकेटेड है, कहने का मतलब ये है, ठीक है भाई। IIT मद्रास में इंडियन आर्मी का एक नया रिसर्च स्टेशन खुल गया है, तो जो बच्चे अभी NDA में हैं, IIT मद्रास जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। वहाँ पे आपको इंडियन आर्मी की स्नीक पीक मिलेगी थोड़ी सी, है ना। कोई है ऐसा बच्चा JEE की तैयारी कर रहा है? JEE की तैयारी करने वाला बच्चा यहाँ के बैठेगा, है ना। कोई है जिसको JEE देना था NDA में, सॉरी 12th के बाद? कोई भी नहीं है। नीट वाला बच्चा है कोई यहाँ पे? कोई भी नहीं है, चलो वेरी गुड। प्रोजेक्ट कुशा इंडियन एयरफोर्स का है, ठीक है, कुछ नहीं है, मिसाइल बना रहा है वो, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स बना रहा है। व्हाट इज ऑपरेशन सद्भावना? देखो जम्मू कश्मीर में ना, आप लोगों को मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। यू ऑल नो दैट वी हैव बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आप इंडियन आर्मी को भी देखते हो कि वो भी पोस्टेड है और CRPF भी पोस्टेड है। तो इट इज़ अ स्टेट जहाँ पे इंटरनल चैलेंजेस भी है और एक्सटर्नल चैलेंजेस भी है। यू नो दैट पाकिस्तान का वहाँ पे आपको पता है कि बार बार इनफिल्ट्रेटर्स भेजते रहते हैं, ठीक है, स्टोन पेल्टिंग करवाते हैं लोगों से, ब्रेन वॉश करवाते हैं। सो वी हैव दिस थ्रेट ऑफ पाकिस्तान इन्फ्लुएंस एंड देन वी हैव अनदर थ्रेट ऑफ वहाँ के खुद के जो लोग लोकल्स हैं कि वो कहीं रेडिकलाइज ना हो जाए, वो कहीं टेररिज्म पे ना उभर आए, है ना। तो इंडियन आर्मी बहुत समय से, अब इसका सोल्यूशन क्या है? हाउ कैन वी ब्रिंग पीस टू जम्मू एंड कश्मीर? कैन एनीवन टेल मी हाउ कैन वी ब्रिंग पीस टू जम्मू एंड कश्मीर? सो आवर गवर्नमेंट रिमूव्ड आर्टिकल, बेसिकली रिवोक्ड आर्टिकल 370 एंड टू कंट्रोल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंटायरली, है ना। जम्मू एंड कश्मीर को पूरा अपने अंडर लेकर आ गई है वो, और सरकार का ये कहना था कि इट इज़ द क्राउन ऑफ द कंट्री एंड क्राउन ऑफ द कंट्री कैन नॉट हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन गोइंग ऑन, कैन नॉट हैव इट सेपरेट लेजिस्लेशन, वी नीड टू हैव कंट्रोल ऑफ इट, एंड तभी वहाँ से टेररिज्म को हम अच्छे तरीके से साफ कर पाएंगे। तो यही कुछ उन्होंने रैशनल्स दिए थे, तब जाके हमने आर्टिकल 370 को हटाया। तो देखो अब हम वहाँ पे पीस कैसे लेकर आएंगे? तो पीस हम तभी लेकर आ पाएंगे जब हम वहाँ पे कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत को लेकर आएंगे।
ठीक है, इंसानियत इज़ ह्यूमैनिटी, जमहूरियत इज़ डेमोक्रेसी, एंड कश्मीरियत इज़ दैट कश्मीरी पीपल शुड नॉट फॉरगेट वेयर दे कम फ्रॉम एंड हु दे आर. So they are a very they are a very harmonious and very like culture oriented people. So उनको अपनी आइडेंटिटी को खोना नहीं चाहिए, ब्रेन वॉश नहीं होना चाहिए, स्टोन पेल्टिंग जैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, और डेमोक्रेसी आनी चाहिए. तो कहने का मतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर में इनफैक्ट इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा रोल है कि इंडियन आर्मी एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू विन द हार्ट्स एंड माइंड ऑफ द पीपल. लोकल्स भी वहाँ पे बहुत परेशान हैं क्योंकि लोकल्स को भी ट्रस्ट नहीं है इंडियन गवर्नमेंट पे, इंडियन आर्मी पे. उनको लगता है कि ये हमें परेशान करने आएंगे, जिनकी गलती नहीं है उनको भी उठा के लेके जा रहे हैं. इस तरह का कुछ रिलेशन है. तो वी नीड टू विन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द लोकल्स ओवर देयर, राइट. सो दिस इज वन ऑफ दोज ऑपरेशन सद्भावना विच इज़ बेसिकली लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी. तो इंडियन आर्मी क्या करती है ऑपरेशन सद्भावना के तहत, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लिए है, पर ये लॉन्च इंडियन आर्मी ने करा था कि वहाँ जो लोग लोकल्स हैं उनकी मदद करेंगे, चाहे वो स्कूल बनाएंगे. स्कूल्स इंडियन आर्मी ने कई सारे स्कूल बनाए हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जो इंडियन आर्मी ने खोले हुए हैं. इंडियन आर्मी की आवाज़ जो है वो चलाते हैं, उनको वहाँ के टीचर्स वगैरह आते हैं. तो बेसिकली काफ़ी सपोर्ट है. वैसे ही इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत तवांग अरुणाचल प्रदेश में आरोग्य हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोला है. ठीक है, जहाँ पे लोग जाएंगे फ्री में अपना हेल्थ चेकअप कराएंगे, वाइटल्स का टेस्ट कराएंगे. तो दैट इज़ ऑपरेशन सद्भावना. ठीक है, देयर इज़ अनदर एक्सरसाइज सियोम प्रहार इन अरुणाचल प्रदेश टेस्ट ड्रोन इंटीग्रेशन एंड टैक्टिकल ऑपरेशंस अंडर बैटलफील्ड कंडीशंस. सियोम प्रहार जो है ये हमारे आर्म फोर्सेस ने खुद ही करा है अपने ड्रोन्स को टेस्ट करने के लिए. ठीक है, काफ़ी सारे ड्रोन्स के टेस्ट चल रहे हैं आजकल. दैट्स दैट. ये भी उसी प्रकार का सेम प्राइस सर्विसेज का है जिसमें हम लोग वॉरफेयर को टेस्ट कर रहे हैं. नाउ यहाँ जब शुरू होता है आपके अलग करंट अफेयर्स जो कि डिफेंस के नहीं है. ठीक है, द टाइम राइट नाउ इज़ 1:55. वी आर गोइंग टू हैव फ्यू ऑफ देम राइट नाउ. उसके बाद बाकी मैं आपको PDF भेज दूँगी, उसमें आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, कुछ भी ऐसा समझ नहीं आने वाली कोई चीज़ ऐसी नहीं है. ये देखो बुक्स ऑथर्स पढ़ के जाना 101% आता ही आता है. पहला क्वेश्चन है कि भाई बुका प्राइज़ किसको मिला 2025. बुका प्राइज़ किसको दिया जाता है, किसी को पता है बुका प्राइज़? हाँ नहीं, बुका प्राइज़ दिया जाता है नॉवेल के लिए. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि बुका प्राइज़ जो है उन राइटर्स को दिया जाता है जिन्होंने अंग्रेज़ी में किताब लिखी होती है और उन्होंने UK में पब्लिश करी होती है या फिर आयरलैंड में पब्लिश करी होती है. तो यानी अगर कोई हिंदी राइटर है, उसने हिंदी में किताब लिखी पर उसको इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, वो चाहता है मैं नॉमिनेट हूँ, तो उसको अपनी किताब जो है एक बंदे से ट्रांसलेट करवा के पब्लिश करनी पड़ेगी. और अगर वो जीत जाता है तो जो उसको कैश प्राइस मिलता है वो उसमें और उसके ट्रांसलेटर में बढ़ता है. तो ये कौन कंडक्ट कराता है? ये UK कराता है, इंटरनेशनल बुका प्राइस, या फिर आयरलैंड, दोनों मिलकर कराते हैं. तो पिछले साल डेविड सिजेले जो भी ये नाम है इनको मिला था फ्लैश के लिए, इनकी किताब है. इंडिया में क्या कभी किसी को बुका प्राइस मिला हुआ है? बहुत लोगों को मिला हुआ है. ठीक है, जैसे कि सलमान रुश्दी ने लिखा था मिडनाइट चिल्ड्रन, अरुंधति रॉय. तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से राइटर्स हैं इंडिया के जिनको मिला था. सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, किरण देसाई, भानु मुश्ताक, गीतांजलि श्री, अराविद अडीगा. तो ये सारे इन्होंने किताबें लिखी थी, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, यू गाइस कैन सी इट. ठीक है, जब आप पढ़ेंगे इसको तो ये याद रखना किसको मिला इस बार फ्लैश किताब के लिए. इंदिरा गांधी पीस प्राइज़, ये क्या होता है? ये हम देते हैं ऑब्वियसली. ठीक है, हमारा देश देता है. इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ देता है इंदिरा गांधी का एक ट्रस्ट. ये उन लोगों को दिया जाता है, उन एक अकेले व्यक्ति को भी दिया जा सकता है या ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है जो कि पीस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं. न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, पीस, ह्यूमन राइट्स. ठीक है, ऐसे लोगों को दिया जाता है. तो हमने इस बार मिशेल बैचलेट एक हाई कमिश्नर रही हैं ह्यूमन राइट्स की एंड चिले के प्रेसिडेंट रही हैं पहले, उनको हमने ये इंदिरा गांधी का अवार्ड दिया है. ये पढ़ो. जकार्ता क्या बन गई है? जकार्ता क्या है? इट्स अ कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया. नाउ व्हाट इज GI टैग? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग. GI टैग किसको दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? क्यों चाहिए भाई GI टैग? इसमें नहीं लिखा हुआ है, यहाँ मत पढ़ो, तुम बताओ क्या होता है GI टैग? GI टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब पेटेंट राइट्स. हाँ, जैसे मखाना है तो अब बिहार के पास मखाना का GI टैग है, मतलब कि वहाँ से ओरिजिनेट हुआ, वहाँ के लोगों ने फर्स्ट उसको डिस्कवर करा था, उन्होंने उसको सबसे पहले मखाने को बनाया था.
तो यानी दे हैव द पेटेंट राइट्स, दे आर द ओरिजिनल पीपल। देन GI टैग उन चीज़ों को दिया जाता है जो कि बेसिकली अपनी ओरिजिनलिटी को कंजर्व कर सके, ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स को कंजर्व कर सके। फॉर एग्जाम्पल यू ऑल नो कि बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो किसी एक जगह पे सबसे पहले वहीं से ओरिजिनेट हुए थे, एंड वहीं के लोगों को पेटेंट राइट्स होता है, वहीं के लोग जो है उसको जैसा चाहें वो उसको मेंटेन। जैसे देखो दिस इज़ मार्बल फ्रॉम अंबाजी, दिस इज़ गुजरात। इस मार्बल को जो है अभी GI टैग मिला हुआ है। फिर उसके बाद सिक्किम के 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, इन 2 को जो है GI टैग मिला हुआ है। GI टैग जो है रजिस्ट्री, इसकी ऑफिस कहाँ पर है, चेन्नई में है, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका GI टैग। बहुत सारी चीज़ों को मिलता है, खाने की चीज़ को मिलता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को मिलता है, ठीक है। किसी या दैट इज़ दिस हेवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो। देखो अब तक का सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट जो इसरो ने लॉन्च किया है वह आपका CMS-03 सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट है, सबसे भारी। व्हाट इज CMS-03? 4400 kg लॉन्च व्हीकल 3 से इसको लॉन्च किया गया है। ये जो सैटेलाइट ये क्या है, किस लिए है? ये नेवी के लिए है, ये आपके और मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे और मेरे इंटरनेट के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर नेवी। आप लोगों ने केस्लर सिंड्रोम के बारे में सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट केस्लर सिंड्रोम? सो केस्लर एक एस्ट्रोनॉमर रहे हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि अर्थ के चारों तरफ जो हम इतने सारे सैटेलाइट्स भेज रहे हैं और जो सैटेलाइट्स हमने खड़ी करती हैं, जो हमको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, एक टाइम आएगा जब ये सारे सैटेलाइट्स आपस से टकरा जाएंगे, और जब ये टकरा जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होगा, एंड फिर वो टाइम आएगा जब, तो इसी को ये है बेसिकली स्पेस डेब्रिस का क्राइसिस। आपने बहुत बार सुना होगा स्पेस डेब्रिस कि स्पेस में हम इतनी सारी चीज़ें भेज रहे हैं, कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो हम डेब्रिस को छोड़ रहे हैं वो हमारे लिए कभी ना कभी बहुत ही हार्मफुल होगा। जितने सारे हम लोग स्पेस में सैटेलाइट्स खड़े कर रहे हैं अर्थ के चारों तरफ, वंस देयर विल बी अ डे व्हेन दे ऑल विल कोलाइड एंड दे ऑल विल ब्लास्ट, ठीक है। अभी रिसेंटली चाइना का एक स्पेस शटल ट्रैवल कर रहा था, 0.003 mm साइज का पत्थर, इट्स अ बेसिकली एक एस्ट्रॉइड है, वो आया और वो ऐसे क्रॉस करके चला गया चाइना के स्पेस शटल में। 0.003 mm पता है कितना होता है? बहुत छोटा होता है, पर वो इतने ज़्यादा स्पीड से, सम 1000 किलोमीटर पर आई डोंट नो आवर सेकेंड वो ट्रैवल कर रहा था कि चाइना ने उस चीज़ को बेसिकली देखा कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड राइट नाउ। तो उनको पता चला इट्स एन एस्ट्रॉइड जो कि इतना छोटा था, पर अगर आप एक इंसान के उससे करो ना तो वो पार कर जाएगा, वो इतने स्पीड में ट्रैवल कर रहा है। यही तो होता है जब आप गोली चलाते हो। गोली कैसे लगती है? क्योंकि वो बहुत स्पीड से आती है, वरना अगर आप उसी एम्यूनेशन को ऐसे मारो फेंक के, कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा, ऐसे है ना। बट अगर आप उसको स्पीड में मारो तो वो पार कर जाता है। तो बेसिकली दिस अर्थ जो डेब्रिस है, स्पेस डेब्रिस की जो प्रॉब्लम है वो केस्लर सिंड्रोम यही कहता है कि एक दिन आएगा जब ये सारे कोलाइड करेंगे, फटेंगे और फिर हमारा एंड आ जाएगा। तो ये जो MS-03 है ये हमारे इसरो की सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट है, 4400 kg का है। हमने इसको भेजा है किस लिए? ताकि ये नेवी को अच्छा खासा नेटवर्क प्रोवाइड कर सके, नेविगेशन प्रोवाइड कर सके। ये सिर्फ नेवी के लिए, हमारे लिए नहीं है, ठीक है। लास्ट मैं कर रही हूँ, इसके बाद फिर छुट्टी। यूनेस्को बहुत सारी लिस्ट मेंटेन करता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, म्यूजिकल सिटीज़, बहुत सारी चीज़ें। तो यूनेस्को के इस लिस्ट में एक लिस्ट होती है गैस्ट्रोनॉमी की। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या है? नाम पे मत जाना, इसका मतलब है खाना, ठीक है। कभी तुम्हें लगे कि यार गैस्ट्रो क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम्स होती है कहीं, वो तो बेसिकली येस इट टॉक्स अबाउट फूड, इट टॉक्स अबाउट ऐसी सिटीज़ जहाँ पे कलिनरी एक्सीलेंस है, जहाँ खाना बहुत फेमस है। तो देखो हैदराबाद पहले से ही यूनेस्को के इस सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में इंक्लूडेड था, अभी रिसेंटली लखनऊ भी हो गया। चलो हैदराबाद को तो मैं समझती हूँ क्यों हुआ होगा, बट लखनऊ किस लिए हुआ है? हैदराबाद का क्या है? बिरयानी फेमस है, एंड दिस लखनऊ गलौटी कबाब नॉनवेज के लिए। तो यानी तुम्हें याद रहेगा ये दो, ठीक है। कोई है लखनऊ का? ओ कोई है हैदराबाद का? तुम लखनऊ से हो लेकिन तुम एक चीज़ का भी जवाब नहीं दे पाए। मैंने बोला गलौटी का, तुमने कहा वो भी है, लेकिन ओके इसके अलावा नहीं, नाम बताओ ना। ये ओरिजिन लखनऊ का ही है? अच्छा ठीक, ओके। सो ये दो सिटीज़ हैं अभी तो, ठीक है, गैस्ट्रोनॉमी में, ठीक है। और एक और पढ़ लो भाई, 100% डिजिटल लिटरेसी अचीव हुई है केरला में। 100% डिजिटल लिटरेसी मतलब
डिजिटल लिटरेसी बोला है भाई, वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई है 21 लाख सिटीजन्स को कि वो बेसिकली डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल कर सके, स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सके। तो वहाँ पे सबको फ़ोन चलाना आता है, स्मार्टफोन चलाना आता है, ठीक है। फ़ोन तो सबको आता ही है, बट ठीक है। बाकी जो ये PDF है ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं।